शोल्डर्स और जो आज्ञा चक्र वाला पॉइंट है वो दीवार पे टच होना चाहिए पीछे। इसका मतलब कि ये वाला पार्ट अगर टच हो रहा है तो वो अलाइंड है। आपके शोल्डर्स अगर हम देख हमारे अगर ईयर्स का ये जो टिप है अगर हम देखें तो ये हमारे शोल्डर्स से सीधे आना चाहिए। मतलब अगर आगे आ रहे हैं तो वो मिसअलाइनमेंट कहलाएगा। और क्या था, और नेक नेक के लिए भी था कि नेक स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैम। गुड, कोई बात नहीं। आगे का साक्षी जी आप एक्सप्लेन करें इसके आगे। आप म्यूट कर लें श्वेता जी प्लीज। आप म्यूट पे हैं साक्षी जी, पहले अनम्यूट करें। हाँ अब मैम सिटिंग में ही बताना है। हाँ, इसके ही आगे का बताइए, कंप्लीट करिए इसको। जो पॉइंट्स इन्होंने छोड़ दिए इसको कंप्लीट करना। मैम मतलब जब हमारी बैक जब हम पूरा वॉल से हमारे पीछे बटक्स और पूरा एक स्ट्रेट दीवार से लगेगा तो हमारे गैप नहीं आना चाहिए बैक में। और हमारे कंधे जो शोल्डर्स हैं वो दीवार से एकदम टच रहेंगे मतलब। और नेक पूरी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में, ना इधर ना उधर, अलाइन होनी चाहिए। और मैम अभी थम्स अप करके बताएं, आप लोग चाहते हैं क्या कि दंडासन को एक बार फिर से एक्सप्लेन किया जाए? क्योंकि अभी हम सिटिंग की बात कर रहे हैं तो हम सिटिंग पे ही चलेंगे, फिर जब स्टैंडिंग पे आएंगे ना तो स्टैंडिंग की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी सभी का सेटअप इस हिसाब से सेट है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या आप लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन किया जाए? मैम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मैं पक्का नहीं है कि हो जाएगी लेकिन स्टार्ट कर दी ट्राई कर लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए तो हम आते हैं सबसे पहले दंडासन की पोजीशन पर, ठीक है? तो अब आपको सबसे पहले वॉल से अपने बैक पोर्शन को सटा के बैठना है। अपने आप को वॉल से पूरी तरह से सटा के बैठ जाएं। अब सबसे पहले अपने हाथ को बटक्स के पीछे डाल के देखें कि वॉल और बटक्स के बीच में, मतलब कमर वाला हिस्सा, वहां पर कोई गैप तो नहीं है। यदि गैप है तो उसको थोड़ा और पीछे ले जाएं, राइट? अब जब जहां हमारी नाभि रहती है उसके पीछे देखें, वहां हल्का सा गैप होगा। वॉल से आपका जो नाभि के पीछे वाली स्पाइन है वो थोड़ी सी दूर होगी है, हल्का सा कर्व है सभी का, ठीक है? अब शोल्डर में जब हम टिकाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, आप इसको ऐसे पीछे करें तो देखिए यहाँ पीछे जो स्कैपुला का पॉइंट निकलता है, फील किया है? वो पॉइंट ना सटा के ये जो शोल्डर का, जहां मेरे फिंगर्स दिख रहे हैं आपको, ये पॉइंट सटना चाहिए। मतलब ये सेंटर पॉइंट है, इससे हम पीछे की ओर जाते हैं तो हमारा, जैसे ये पीछे का शोल्डर है, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये मेरे पीछे वाला शोल्डर है, तो इसका जो सेंटर पोर्शन है वो सटना चाहिए। हो गया क्लियर सभी का? ठीक है, अब दोनों लेग्स को सामने की ओर स्ट्रेट कर दें जिन्होंने नहीं किए। अब दोनों आपके जो पैर के पंजे हैं उनको आपस में मिलाएं और कोशिश करें कि पैर के पंजे के जस्ट यहाँ जो एंकल की नॉट होती है उस नॉट को आपस में मिलाएं, फिर नी को आपस में मिलाएं, तो थाइज अपने आप आपस में मिले रहेंगे। अब पैर के पंजों को धीरे धीरे, पैर की उंगलियों को इतना अपनी तरफ खींचें कि वो 90 डिग्री पर मैनेज हो जाए। पैरों की 10 उंगलियां एक स्ट्रेट लाइन में हो 180 डिग्री में, और वो जो पैर का पूरा पंजा है वो फ्लोर के साथ 90 डिग्री मैनेज करे। मोस्टली थोड़ा सा ऐसा बाहर की तरफ रहता है पैर का पंजा स्लाइडली, तो उसे पूरा इस तरह से अंदर खींचें कि ये 90 डिग्री पर मैनेज हो जाए। डन? थम्स अप करके बताते जाएं। लेग मसल्स पर एक स्ट्रेचिंग आई, ठीक है? अब इसके बाद आपके जो नी के पटेलाज हैं
जो कटोरी जैसा एक स्ट्रक्चर होता है उसको हल्का सा अपना नेवल की तरफ खींच के जमीन की तरफ पुश कर दें। स्लाइडली नेवल की तरफ खींचे और फिर फ्लोर की तरफ पुश कर दें। थाई मसल्स टाइट हुए, हम सब करके बताते जाएं बस। राइट, है ना। ये आपका लोअर बॉडी का पोस्चर हो गया और कहाँ का हो गया, अपर बॉडी का। क्लियर हुआ। अब हमको इसके ऊपर आना है। सबसे पहले चेक करें कि आपका जो ये कान का कॉर्नर वाला सबसे पीक पॉइंट जो है ना, जहां पर जैसे ये ऐसा कर्व रहता ना, तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसका, ये आपके जो शोल्डर है उसके सेंटर में आ रहा है कि नहीं, चेक करें। पर्णिका जी पीछे क्लिप क्लच नहीं लगाए, नहीं तो सिर को नहीं टच कर पाएंगे आप, या ऊपर टॉप नॉट के पोजीशन में लगाएं। तो ये जो हमारी, जिसको हम कान के क्या लॉ बोलते हैं, या जो ये सेंटर पॉइंट है, ये हमारे शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए। तो मोस्टली अधिकांश लोगों का ये नहीं आता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें कि चिन को इतना हाइटेट करें कि ये फ्लोर के पैरेलल हो जाए। ये जो लोअर जॉ की ये जो बोन है ना, ये मोस्टली ऐसे डाउन होती है यदि ये फ्लोर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसके पैरेलल नहीं है ना, ये देखिए ये डाउन हो रही है। तो ये जो जॉ की हमारी हड्डी है और ये मान लीजिए फ्लोर है, तो ये पैरेलल करने के लिए हमको इस तरह से स्लाइडली ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब स्लाइडली ऊपर कर लिया तो ये पोजीशन मैनेज रखते हुए, ये फिंगर आपको रखनी नहीं है, मैं आपको दिखे इसलिए बता रही हूँ, इसको हल्का सा पीछे लेके जाएं। ये ऐसे आगे थी, इसको हल्का सा पीछे लेके जाएं। तो जैसे ही आप पीछे लेके जाएंगे तो आपका ये जो आज्ञा चक्र का जस्ट पीछे वाला हिस्सा है सिर का, वो वॉल को टच हो गया, ठीक है। अब इसमें प्रिकॉशन हमको ये रखना कि कई बार हम क्या करते हैं कि सिर के पिछले हिस्से को वॉल से टच करने के चक्कर में चिन को पैरेलल ना करके ऐसे हाइटेड कर लेते हैं। तो ये हाइटेड नहीं होनी चाहिए, ये पैरेलल ही रहे और सिर को इतना पीछे ले जाएं कि ये जो हिस्सा है वो वॉल को टच हो जाए। गुड, सभी का बहुत अच्छा आ रहा है। अब दोनों हाथों को आप सिंपली ध्यान मुद्रा में लें और ये जो पोर्शन है आपके, इसको एल्बो को मोड़ते हुए धीरे धीरे वॉल से सटा लें। एल्बो को मोड़ें और हाथों को धीरे धीरे इतना पीछे ले जाएं कि ये पोर्शन आपका पूरा वॉल से सट जाए। दोनों हाथों को थाइस पे आप रख सकते हैं आराम से। साक्षी जी हाथ थाइस पर रख लें, ध्यान मुद्रा में जो लगाए हुए हैं आराम से। हाँ, बस पीछे ले जाएं स्लाइडली। अब देखिए जैसे ही आप ये पीछे ले गए होंगे तो ये हिस्से पे आप स्ट्रेचिंग फील कर रहे हैं, चेस्ट ओपन फील कर रहे हैं, ठीक है। अब कोशिश करेंगे आज हम कि इस मुद्रा में 30 सेकेंड रुकने की, ठीक है। तो मैं यहाँ से 30 सेकेंड काउंट कर रही हूँ, देखें कितने लोग कितनी देर इसमें रुक पाते हैं, क्योंकि इसमें रुकना भी अपने आप में एक टास्क होता है। स्टार्ट। 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रुकने की कोशिश करना है। साक्षी जी के पैर के पंजे थोड़े से बेटर करें, टोज जो है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्लाइडली वी शेप हो रहे हैं, उनको थोड़ा ठीक करें। गुड, अभी आप 30 सेकेंड तक आ गए हैं। थोड़ा सा और होल्ड करके इसको हम 1 मिनट से 2 मिनट तक लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको बीच में लगता है कि आप थक गए हैं तो अपने स्पाइन को बेंड कर लें। 1 मिनट तक तो आप लोग सब योग वाले हैं, तो सब रुक पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, आराम से। गुड, वापस आ जाएं। 1 मिनट कंप्लीट। रिलैक्स कर लें अपनी बॉडी को, ठीक है। तो श्वेता जी अभी हमने जो पोस्चर एडॉप्ट किया है, यदि बिल्कुल ऐसा ही हमारी बॉडी का है तो अलाइन बॉडी है। लेकिन जब हम नॉर्मली वॉल से टच करके बैठते हैं तो हम क्या क्या पॉइंट मिस करते हैं। बटक्स के पीछे गैप रखते हैं फर्स्ट, ठीक है।
सिर का हमारा ये भाग कभी भी वॉल से टच नहीं होता है। शोल्डर हम राउंडेड करके जो स्कैपुला है, यहाँ पे जस्ट पीछे ऐसे दो बड़ी जो हड्डी हैं, जिनको यदि हम हाथ पीछे ले जाएं तो एक पॉइंट जैसा निकलता है, जनरली हम उनको वॉल से टच करके बैठते हैं, शोल्डर को नहीं। ठीक है। फिर कई बार जो हमारे नेक की पोजीशन होती है वो गड़बड़ होती है कि वो थोड़ी सी आगे की ओर होती है। ठीक है। तो अभी आप जिस तरह से बैठे थे ये अलाइंड पोजीशन है, और इससे जो कुछ भी डिफर होगा तो वो मिस अलाइंड। क्लियर हुआ श्वेता जी? है ना? अब जो खड़े होके चेक करने की आप मैम बात कर मैम रहे हैं, है ना, वो हम आपको जब स्टैंडिंग में आपको बताएंगे ना, समस्थिति में आना, उस समय हम आपको बताएंगे कि आप स्टैंडिंग में कैसे चेक करें। राइट? तो अभी आप लोग जब 1 मिनट मैम इसमें एक बैठेंगे। क्वेश्चन। हाँ बोले। मैम जो आपने एक बार ईयर वाली बताई थी कि कैसे अपने चेन को ऊपर, तब मैं पीछे की तरफ इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा था आपका, मुझे एक बार आप दोबारा बताएंगी वो वाली बात बिल्कुल। देखिए कि ईयर हमारे शोल्डर्स के सेंटर में आना चाहिए। देखिए मोस्टली हम क्या करते हैं, हर समय को सिर को थोड़ा सा सामने की तरफ बेंड करके रखते हैं। अब मैं साइड में बैठती हूँ तो आपको अधिक क्लियर समझ आएगा। ठीक है। ये समझ लीजिए फ्लोर है। तो मैम ये खुद को तो नहीं दिखता है ना, मैम खुद को तो नहीं दिखता है ना कि ईयर मतलब क्यों यहाँ नहीं की समझ नहीं, में वो आएगा? कैसे आपको दिखेगा, अगर आप दिखता ऐसे नहीं है टच ना। करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मेरे ईयर सेंटर में। यदि मैं ऐसे बैठी हूँ तो ये सेंटर में नहीं है। ये देखिए फिंगर्स से, ये 2 फिंगर को आप रखेंगे, एक को इस पे टिप पर और एक को उसके बिल्कुल बराबरी से, तो देखिए अभी सेंटर में नहीं है, मेरे कंधे में आगे की तरफ फिंगर आ रही है, और ये जब बैलेंस हो जाएगा तो ये पीछे हो जाएगी। तुरंत समझ में आएगा, है ना? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जब हमने शोल्डर तक की बॉडी को स्टेबल कर लिया, अलाइन कर लिया, तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये फ्लोर है। तो ये जो लोअर जॉ की हमारी हड्डी होती है, ये यहाँ पर हाथ लगाएं तो आपको एक बोन फील होती है ना, तो ये देखिए ये तिरछी आ रही है, ये ऐसे तिरछी आ रही है। यहाँ हाइटेड है, यहाँ ये गैप ज्यादा है, फिर और कम हुआ और यहाँ पर और कम हो गया। तो हमको चिन को इतना उठाना है कि जितना गैप ये है उतना ही गैप यहाँ है। ठीक है। तो ये तो एक पोजीशन हुई कि हमने चिन अप की। अब दूसरी बात, जब चिन अप की तो उसके बाद हमने, इस साइड से दिखाती हूँ तो क्लियर समझ जाएगा, ये चिन अप कर ली। ठीक है। ये पिक्चर को मैं बड़ा करूं क्या, तो आप लोग को शायद और क्लियर दिखेगा। आज नेट की प्रॉब्लम के चलते कुछ भी नहीं होगा। यस, क्लियर दिख रहा अभी सभी को? ठीक है। अब हमने ये तो हाइटेड कर ली, ये फ्लोर के पैरेलल हो गई कि इतना गैप, एक इक्वली गैप है ये। अब लेकिन ये जो हम ऐसे दोनों फिंगर देखेंगे तो ये अगर हम यहाँ टिप पर एक फिंगर रखते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन में है फिंगर, तो ये देखिए दूसरी मेरी यहाँ आ रही है सामने। ठीक है। जबकि ये आना कहाँ चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इतना पीछे करेंगे कि ये जो फिंगर है ये एक लाइन में यहाँ आ जाए। ठीक है। इसको आप एक स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कोई भी एक स्केल आप लेंगे, देखिए ये आपने, ये फ्लोर है आपका, मेरा हाथ को फ्लोर मान के चलिए। अब देखिए यदि हम इसको मेजर करते हैं तो यहाँ पर जो गैप है वो मेरा ऐसा आ रहा है यहाँ इस फिंगर तक, और ये धीरे 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 डाउन होते हुए जब तक हम चिन तक आ रहे हैं तो ये इधर आ रहा है। मतलब ये 2 फिंगर का गैप आ रहा है। ये गैप आप देख रहे हैं, ये लगभग कितना 1 इंचेस का लगभग हो जा रहा है। ठीक है। अब इसको हमको गैप कितना लेना है, इतना। तो इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो चिन को ये हाइटेड करेंगे तो ये इक्वल हो गया। मेरी फिंगर दिख रही है ना? ठीक है।
अब ये एक चीज तो हमने कर ली कि ये हमारी मैनेज कर ली, राइट। अब हमको इसको सेंटर में करना है, तो अगर हमने इस स्केल को यहाँ पर पॉइंट पर लगाया, तो अभी देखिए कि ये स्केल स्ट्रेट अगर हम रख रहे हैं तो ये शोल्डर में आगे कहीं आ रहा है, ये दिख रहा है, इधर आ रहा है। अब अगर हमने इसको चिन को धीरे धीरे पीछे ले गए, ये अब हम अगर इसको सेंटर में रख रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ रहा है शोल्डर के, ये शोल्डर के सेंटर पॉइंट पर आ रहा है। मतलब चिन को हमको धीरे धीरे इतना पीछे करना है कि ये जो कान का पोर्शन है ये शोल्डर के बीचों बीच आ जाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम में लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज करो। ज्यादातर फ्रंट तो मना कर देते हैं, लेकिन बैक और ये एक्सरसाइज मालूम है सभी को, है ना। अब इसमें हम मिस्टेक क्या करते हैं कि ये बिना अलाइंड किए हम इसको ऐसे पीछे झुका देते हैं या ऐसे मोड़ देते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि जो सर्वाइकल है वो कैसे है, इस तरह से रिंग के इस तरह एक के ऊपर एक है। अब जब तक ये आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ी है और हम इनको मोड़ रहे हैं तब तक तो ठीक है। अब सर्वाइकल मतलब ये किसी एक साइड खसक गई है, मान लीजिए ये ऐसी खसक गई और हम इसको और इधर मोड़ रहे, तो क्या होगा, ये और इधर स्लिप हो जाएगी। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो घटने की बजाय बढ़ जाएगी। तो जब सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती तो हमेशा एक्सरे में हम ये देखते हैं कि वो जो वर्टिब्रा है उसमें पहले तो देखते हैं कि किस में है, C4 में, C5 में है, C6 में, C7 है, मोस्टली 3 से 5 के बीच में अधिक होता है। और वो किस तरफ डिसलोकेट है, मान लीजिए वो इस तरफ डिसलोकेट है तो इधर हुआ डिसलोकेशन, तो हम उसको ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। हम उसको जो भी कराएंगे वो सिर्फ एक ही साइड बैंड करने की कराएंगे, इसे वो इसी साइड बैंड करे। क्यों? क्योंकि इसको हमको वापस यहाँ खींचना है। समझ रहे इस चीज को आप? तो हमेशा जब तक हम एक्सरे में लोकेशन ना देख लें कि वो कहाँ पर फॉल्ट है और कितना हम उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तभी हम उसको मतलब ट्रीट कर सकते हैं। श्वेता जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैम, पहला क्वेश्चन था कि जब हम बॉल से सट के बैठेंगे, आपने शोल्डर्स बताए कि जैसे शोल्डर्स टच करें तो हमें जो पीछे वाला पार्ट है वो दीवार से टच करना है, शोल्डर के बैक वाला पोर्शन, जैसे ये बैक बैक के वाला शोल्डर है। अच्छा, और तो शोल्डर्स हमारे, देखिए जैसे ये बैक लाइन है शोल्डर की, इमेजिन कर लीजिए आप, ये फ्रंट है लेकिन आप इमेजिन करिए ये बैक हाँ है, तो इसका जो ये पॉइंट है इसको टच करना है। तो ये पॉइंट मतलब कहाँ आएगा, यहाँ, ओके, राइट। क्योंकि जो स्कैपुला है ना, एक बड़ी सी तो हड्डी पीछे है। मैम थोड़ा सा गैप आएगा क्या? नहीं आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि शुरू में क्या होगा, जब आपकी बॉडी अलाइन नहीं रहेगी ना, तो आप इसको टच करने के लिए इनको इस तरह से खींचेंगे, तो जब इस तरह से खींचेंगे तो गैप हाँ, आएगा। लेकिन चेस्ट जैसे, आगे आ रहा है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे ये पीछे के मसल ये खींच रहे हैं तो ये भी एक आप इसको स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे मैनेज होगी, हाँ तो ये क्या होगा कि जो स्कैपुला है बिना मूवमेंट हुए नॉर्मल ये हो जाएगा, तो उस पोजीशन में गैप नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में आएगा, तो जब तक गैप आता है तो आप ऐसे खींच के रखिए, जब आपको लगता थक गए तो ढीला छोड़ दीजिए, फिर खींच के रखिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके जब लंबे समय तक करेंगे ना, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपके ऐसे शोल्डर खुले रहेंगे, क्योंकि हमको शोल्डर को ऐसे नहीं करना है ना। देखिए बैक से देखिए, शायद आपको समझ आएगा, ये पोर्शन दिख रहा है मेरा, ठीक है। अब हमको ये ऐसे करते हैं तो ये यहाँ यस पर मैम, बोन निकलती है और ये यहाँ पर गैप आ जाता है जहाँ मेरा थंब है, ठीक है। तो हमको ये चीज नहीं करनी है, ये स्टार्टिंग में होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप शोल्डर को नॉर्मल पीछे ले जाएंगे तो देखिए अभी स्कैपुला अपनी नॉर्मल पोजीशन में है, इस तरह से नहीं निकल रही। तो वो शुरू में चूंकि बॉडी मिसअलाइंड है तो इसलिए शुरू में होगा, लेकिन जब आप वही चीज बार बार करेंगे और वहां के मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आपकी स्पाइन की पोजीशन सही आ जाएगी। क्योंकि जब हम ऐसे करके बैठते हैं ना, तो यहाँ थोरेसिक में कैसा स्लाइड हंच आ जाता है, कर्व आ जाता है, तो वो शुरू में तो दिखता नहीं है, फिर जब वो बहुत बढ़ता है काफी एज में फिर दिखता है।
तो वो धीरे धीरे बैक जाएगा, तो वो जो आप गैप बोल रहे हैं ना, वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है। और मैम जो ये ईयर वाली पोजीशन है, मतलब मोस्टली टाइम तो मतलब ये हमारी पोजीशन होती ही नहीं है, मतलब कभी भी हम मतलब प्रॉपर भी बैठ रहे हैं अगर, तो ये चीज कभी हम ध्यान नहीं रखते कि इसको हम ऐसे रखें ये तो हमारा ये ऐसे अलाइन रहेगा। डाउन ही होता है मोस्टली, मतलब 95% टाइम तो आप इसको ऐसे ही रखते हैं डाउन। हाँ मतलब अभी भी हम बैठे हुए तो उसके बाद जैसे हम नॉर्मल आए तो ये चीज आगे ही आ गई कि वो भी देखिए क्या है कि ये आगे आते आते यहाँ के मसल्स इसी तरह के हैबिचुअल हो गए हैं, तो जब बार बार आप रिकॉल करेंगे, बार बार पीछे करेंगे, तो धीरे धीरे फिर वो हैबिट चेंज होगी, टाइम लगेगा, है ना। अभी आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेज आई है कि आप में अवेयरनेस आ गई है उस चीज के लिए, अब उसको आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ये पूरे मसल्स आपके थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे, लूज होंगे, तो वो ऑटोमेटिक राइट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हमारी जो अपर बॉडी की एक्सरसाइज बची थी आज हम उनको करते हैं। लोअर बॉडी आपको पूरा दंडासन की पोजीशन में बैठना है, सिर्फ आप लेग्स को फोल्ड भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे। ठीक है। अब हमने शोल्डर तक की एक्सरसाइज कर ली थी, अब हम आते हैं एल्बो पर। ठीक है। तो एल्बो की एक्सरसाइज हमको क्या करना है, एक तो हमको अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से शोल्डर की हाइट पर रखना है, राइट शोल्डर के सामने और शोल्डर की हाइट पर। अब जो राइट हैंड है उसके अंगूठे को अंदर करते हुए टाइट मुट्ठी बनाना है राइट हैंड को, लेफ्ट तो ऐसा ही रखा है राइट को, और इसको एल्बो को इस तरह से यहां पर रख देना, लेफ्ट हैंड पे राइट एल्बो को रख देना। ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना कि ये ऐसे सामने ना हो, इस हाथ को आप इतना ऐसा ले जाएं कि ये शोल्डर के सामने आए, ये मतलब अब अगर ये पोजीशन देखें तो ये पूरा स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री का एंगल बना, यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बना। ठीक है। मतलब इसको ना तो ऐसे नीचे पोजीशन में लेके जाएंगे, ये 90 डिग्री खत्म हो गया यहाँ पर, है ना, और ना इसको ऐसे करेंगे, ये 90 डिग्री खत्म हो गया। तो आपको शोल्डर और एल्बो दोनों पे 90 डिग्री मेंटेन रखना है। करेक्ट। तो हथेली को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि ये दोनों आपके 90 डिग्री रहें, फिंगर्स को टाइट रखेंगे एकदम। अब ये टाइट रखते हुए इसको पूरा रोटेट करेंगे, ये इस तरह से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, यहाँ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ एल्बो को रोटेट कर रहे हैं। गुड, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। अब इसी को स्लाइडली डाउन करके फिर करके देखें, एल्बो को डाउन कर लें और फिर करके देखें, आपको खुद समझ में आएगा दोनों में क्या अंतर आ रहा है। गॉट इट? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? जैसे ही आप नीचे ला रहे हैं तो आपकी जो ये स्ट्रेचिंग आ रही थी वो पूरी खत्म हो रही है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज करें, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। गुड। इसको अपोजिट हैंड से भी करें, अभी आपने राइट हैंड से किया, फिर लेफ्ट से भी करें। अगर आपके हाथ में पूरा यहाँ स्ट्रेचिंग नहीं आ रही, इट मीन्स आपकी ये पोजीशन सही नहीं है, एंगल सही नहीं है। यदि ये ऊपर होगा तो भी आपकी स्ट्रेचिंग नहीं आएगी, इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री ही होना चाहिए। सविता जी, आपने देखिए ऐसे रखी है फिंगर्स, तो इसको घुमाएंगे कैसे? स्ट्रेट रखेंगे तब तो उसको घूमने का स्पेस मिलेगा। आपने यहाँ से बंद कर लिया, इसको रोक दिया मूवमेंट को। हथेली एकदम खुली रखें।
मैम इफेक्ट ज्यादा जिस पे रखा हुआ है उस वाले शोल्डर पे, इस वाले आर्म पे ज्यादा आ रहा है हाँ, वेट एज क्योंकि आपने कम्पेयर टू रखा इस है ना, वाले पर। वेट रखा है तो उसके वेट के कारण यहाँ पर स्ट्रेचिंग आ रही है, प्रेशर आ रहा है। और ऊपर उठाएं। अच्छा, इस पे ज्यादा आएगी जो हाँ, जिस। नहीं आप गलत रखें श्वेता जी, थोड़ा सा और ऊपर उठाएं हथेली को, हथेली को और ऊपर उठाएं, और उठाएं थोड़ा, बस अब करें। अब आपने ज्यादा ऊपर उठा ली, स्लाइडली नीचे मैम कर पेन, कम करें, 3 टाइम्स करें, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाएं। लेकिन मैम पेन इसी पे, इसी आर्म पर आ रहा है ज्यादा, इस पर हाँ, बिल्कुल इफेक्ट पता ही नहीं आपका चल ये रहा है। वीक होगा इसलिए इस पे पेन आ रहा है। चेंज करके अच्छा, देखें। शोल्डर जॉइंट में ना यहाँ पर ये पेन सा हो रहा है। हाँ, क्योंकि ये शोल्डर एक एज के बाद सबको शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर चाहे सर्वाइकल, किसी ना किसी फॉर्म में। श्वेता जी म्यूट कर लें क्योंकि आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज एल्बो की। दोनों हाथ इस तरह से सामने करें और इनको क्रॉस में ले जाते हुए इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें। अब यहां से इसको अंदर से निकालते हुए पूरा खोलें। 1 2। देखिए जब आप ऐसे किए हैं ना तो ये अंदर से निकालेंगे तो यहाँ ये लूज नहीं होना चाहिए। इसको टाइट रखते हुए, ये देखिए बिल्कुल टाइट है ना, ये टाइट रखते हुए ये ऐसा घूमेगा पूरा ये और स्ट्रेट होगा। ज्यादातर लोग इसको ऐसा खोल ले रहे हैं, तो शुरू में थोड़ा लिबरल रहिए अपने लिए। 3 बार ऐसे करें। फिर अभी अगर आपने मान लीजिए अपने राइट हैंड को ऊपर रखा है तो फिर लेफ्ट को ऊपर रखते हुए करें। गुड। साक्षी जी का बहुत अच्छा आ रहा है, दीप्ति जी का भी बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। रितु जी का भी बहुत अच्छा आ रहा है, सभी का बहुत अच्छा आ रहा है, वेरी गुड। उसको ना चेंज करके भी करें, जैसे अगर अभी आपने राइट ऊपर रखा होगा तो फिर लेफ्ट को ऊपर करके करें। इसमें देखिए आपके एल्बो का पूरा मूवमेंट हो रहा है, फील हो रहा है आपको एल्बो का। अब इसके बाद हम आते हैं रिस्ट एक्सरसाइज। हाँ श्वेता बोलो, कुछ बोलना चाह रहे श्वेता? मैम मेरे तो आ ही नहीं रहे बाहर, मतलब इतना ही हो रहा है बस, कोई बात नहीं, ये जब आप इससे करते ज्यादा नहीं हो रहेंगे रहा ना है। बार बार, देखिए जहां भी आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी वहां पर आपको ये हर्डल्स आएंगे। तो आपको वही जज करना है कि जैसे सपोज मान लीजिए मेरा इस साइड से बड़ा इजी हो रहा है, लेकिन जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो ये यहीं तक आ रहा है सपोज, तो हमको इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी, मतलब हमारे ये मसल्स थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी में कम है। तो हमें अपने आप को यही मार्क करके रखना है कि हमारे बॉडी में जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि फर्स्ट तो आप अपने आप से ही सीखेंगे ना, अपने मसल्स को इम्प्रूव करेंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। तो ये सब आपके स्किल्स हैं, तो आपको वो मैनेज करके रखने हैं। और हम क्या करते, जब हम अकेले एक्सरसाइज करते ना तो हम क्या करते कि जैसे ये बड़ा इजी आ रहा है मान लीजिए, तो हम ये तो बहुत कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए ये हमारा टफ आ रहा है तो हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ये तो सेम एक्सरसाइज है, लेकिन जैसे किसी का अगर फ्रंट बेंडिंग बहुत अच्छा है वो फ्रंट बेंडिंग तो बहुत करेगा और बहुत सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ। लेकिन मान लीजिए बैक बेंडिंग थोड़ा सा रिजिड है तो वो उसको अवॉइड करेगा। तो इसीलिए जो लोग पर्सनल एक्सरसाइज करते हैं और बहुत नॉलेज नहीं होता है या उनके सामने बहुत बड़ा मिरर नहीं होता है, तब तक वो उसके रिजल्ट्स नहीं पा पाते। इसका रीजन यही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं रिस्ट पे। रिस्ट जॉइंट अभी हमारा आपके आपके माइक्रो एक्सरसाइज तो पावर योगा से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी तो इफेक्ट अच्छा डाली। मैडम एक बार ये दोबारा बताएंगे ये वाला क्वेश्चन क्या था, ऐसे करना है इसको? सामने हाथ किए, ठीक है, हाँ जी, पिन कर देती हूँ। ठीक है।
सामने हाथ किए दोनों, ठीक है। अब इसको क्रॉस किया हमने, क्रॉस करने के बाद रिस्ट को टर्न कर लिया और फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया, है ना। ये जो पोर्शन है ना, ये भी पूरा टच रहा, और ये जो वैली पोर्शन है फिंगर्स की, ये आपस में टच रहा है। इनको ऐसे नहीं करना है स्लाइड, ये दिख रहा है कि वैली पोर्शन टच नहीं है, ये पूरा वैली पोर्शन टच हो, टाइट। ये पोजीशन हमने पहले सबसे पहले ले ली। इसके बाद धीरे धीरे इसको इस तरह से अंदर ले गए, टर्न किया, और फिर धीरे 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 ऐसा सीधा किया, फिर टर्न किया, फिर इसमें रिस्ट और इधर एल्बो दो पर काफी प्रेशर आएगा। मैडम मेरे तो ये हो ही नहीं रहे, इधर कोई सामने बात नहीं आ रहे, नहीं, देखना। जहां तक हो रहा है वहां तक करिए। फर्स्ट डे किसी का भी नहीं आएगा, लेकिन आप अपनी वो मार्किंग बना के रखिए कि अब मुझे ये करना है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ तक आ रहा है, आप यहाँ तक करिए, बार बार धीरे धीरे ऐसे फ्लो में करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा और ऊपर उठता जाएगा। तो जब लंबे समय तक करेंगे मैडम तो देखना, फिर मैं ठीक कर रही हूँ, इस टर्न होके नहीं आना। नहीं, ठीक मैडम कर देखो, रहे मैं हैं। ठीक कर रही हूँ, यहाँ हाँ, तक। ठीक कर रहे हैं आप, लेकिन आपका वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं कर रही है, तो वो जब आप बार बार करेंगे ना तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको अपनी बॉडी की, हाँ बोले, मैम इसमें कंधे में बहुत खिंचाव आ रहा है। हाँ, कंधे मतलब ये तीनों जॉइंट इफेक्ट होंगे, कंधा, एल्बो और रिस्ट, और इवन ये फिंगर्स के भी आपने फील किया होगा। अगर ये अच्छा टाइट आपने पकड़ा है तो ये फिंगर्स पर भी आएगा, तो ये शोल्डर से लेके पूरा एंड तक आएगा, है ना। और एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, यदि आपको बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है और स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपके पास माइक्रो एक्सरसाइज के अलावा कोई बहुत अच्छा ऑल्टरनेट नहीं। इसमें जितने अच्छे ज्वाइंट और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन होती है उतनी आसन में नहीं होती है। तो फर्स्ट तो आपको इससे इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जो चीज लोग अक्सर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रिस्ट ज्वाइंट पे, इसको हमको रोटेट करना है। तो अगेन शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथ सामने, तो थंब को अंदर करते हुए फिंगर्स को टाइट किया, इतना टाइट किया कि ये प्रेशर हमारा यहाँ बाइसेप तक जाना चाहिए। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं सिंगल की, दोनों को अंदर किया बाहर किया। एक तो रोटेशन ये हो गया, जो बड़ा इजी है और ज्यादातर लोग करते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दूसरा रोटेशन है कि सेम डायरेक्शन में करो, दोनों रिस्ट सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। तो जो सेम में करते हैं उसमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये वाला तो आप कहीं और कुछ भी सोचते हुए आराम से कर लेंगे, लेकिन जो सेम करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको अपना फोकस उस पर बनाना पड़ेगा, तब कर पाएंगे। फाइव टाइम बस कर लीजिए। अब ये हमारे हैंड्स तक के कंप्लीट एक्सरसाइज हो गए। अब हम आते हैं अपने नेक पर, ठीक है। तो नेक एक्सरसाइज के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, अगेन सबसे पहले अपने सर्वाइकल को अलाइंड करना है कि चिन अप, और पीछे की हमारा ये पोर्शन पूरा यहाँ पर कंधे के शोल्डर के सेंटर में आए। ये पोजीशन जब हमने कर ली तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमको करनी है बैक बेंड की। तो जब हम ये अलाइंड करके बैक बेंड करेंगे तो धीरे धीरे ये इस तरह से चिन को हाइटेड करेंगे, और हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग देने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये जो लोअर बोन है उस पे थंब को रखेंगे और हल्का सा पुश करेंगे ये। और अगर आप इसको विदाउट अलाइंड करके करेंगे कि ये बिल्कुल सिंपल है, आपने ऐसे ही छोड़ा और पीछे झुका दिया, तो आप देखिएगा कि जहां सर्वाइकल में आपको प्रॉब्लम होगी वहां आपको बहुत अधिक स्ट्रेचिंग फील होगी। लेकिन अगर ये अलाइंड करके आप करेंगे और फिर आप पीछे की तरफ झुकेंगे तो आपको सर्वाइकल पे जीरो प्रेशर होगा, यहाँ मैक्सिमम प्रेशर होगा। आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो जानने का तरीका, तो सबसे पहले नेक जैसी है वैसे ही पीछे ले जाएं विदाउट अलाइन किए, जिससे आपको खुद को समझ में आए कि प्रेशर कैसे चेंज होता है।
आप फील करेंगे कि पूरा सर्वाइकल पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा सिकुड़ रहा है और प्रेशर आ रहा है ना। अब उसको अलाइंड करें और फिर पीछे लेके जाएं, नेक अलाइंड करें और फिर पीछे लेके जाएं, तो देखिए सर्वाइकल पर 0 प्रेशर हो जाएगा और यहाँ सामने गले पे मैक्सिमम प्रेशर आएगा। अब इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा थंब से पुश करते हुए स्लाइडली बैक बेंड और अधिक कर सकते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? आपने विदाउट अलाइंड करके किया और विथ अलाइंड किया। श्वेता जी क्या डिफरेंस आया बताएंगी? मैम जब अलाइन नहीं था तो पूरा ये बैक पे यहाँ पर मतलब स्ट्रेच ज्यादा आ रहा था, सामने फ्रंट में कम आ रहा था। और जब हमने प्रॉपर अलाइन करके किया तो ये फ्रंट स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा थी और बैक में मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रहा था प्रेशर। गुड। श्वेता जी दिल्ली, आपको भी ऐसा ही लगा क्या? मैम मेरा तो दोनों में बैक पे आ रहा था बहुत ज्यादा। नहीं, तो इसका मतलब आपका जो नेक है वो अलाइन नहीं हुआ। अगर अलाइंड हो जाता तो आपके बैक पे ये जो सर्वाइकल का पोर्शन है इस पे ये मुड़ता है लेकिन प्रेशर नहीं आता है, लेकिन यहाँ गले पर प्रेशर आता है। ठीक है साक्षी मैम जी, आपका यहाँ भी आ रहा था, मैं तो पीछे बैक में भी था वही नहीं, सर्वाइकल वाली बैक जगह। की नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये लाइन जो थी के लिए। सर्वाइकल है मैं सर्वाइकल की बात कर रही हूँ, हाँ जो पर्टिकुलर ये सर्वाइकल वाली जगह पे। हाँ जी नहीं, मैम आपकी वहीं फिर पर। नेक अलाइन नहीं हो पा रही है अभी। कई बार ये मसल्स बहुत हार्ड हो जाती हैं, ये जो ट्रापेजियम और डेल्ट्राइड मसल्स होते हैं ये हार्ड हो जाते हैं, तो आप जब ऐसा पीछे ले जाते हैं ना तो वो जाते ही नहीं है। तो आपको एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आप इसको अलाइन कर लें और यहाँ से सिर्फ इसको पीछे ले जाएं, कुछ देर रुकें, फिर आगे लाएं, फिर पीछे ले जाएं, इसको बार बार करें तो धीरे धीरे वो मसल्स में मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ गुड है ना, तो इसको बार बार करें। ठीक है, बाकी सभी का सेम था प्रेशर। बताएं साक्षी जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम जैसे जो मिस अलाइन था, मतलब जैसे नॉर्मल में हमने करा ना, तो ये हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे ये हल्का स्प्रेड हो रहा है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं है। बट जैसे अलाइनमेंट के साथ करा तो स्ट्रेचिंग यहाँ पर भी थी। हाँ, और ये जो पीछे का पॉइंट है ये ऐसे लग रहा था जैसे अंदर को मतलब अंदर को जा मुड़ रहा है गया, बिल्कुल। हाँ मुड़ गया है ना। तो ये जो एक्सरसाइज है हाँ ये जी। थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। क्योंकि थायराइड वालों के लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ पर हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड होती है और आपने फील किया होगा पूरा यहाँ प्रेशर आ रहा है। तो ये सर्वाइकल वालों के लिए तो अच्छी है लेकिन थायराइड वालों के लिए भी अच्छी। तो अभी हम नेक की जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे वो दोनों के लिए है। ठीक है, अब हम इसी को टर्न करेंगे। अब टर्न करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अगर ये सॉरी मैम, एक नॉर्मल है, मिनट। नॉर्मल नेक है वैसे रखिए। मैम एक चीज बोलो। मैम एक चीज पूछना है, अगर तीसरी मुद्रा कराते वक्त पहले अलाइंड कर दे फिर तीसरी मुद्रा लगाएं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी हाँ, मैम। बहुत अच्छे इफेक्ट्स एक्टिविटी मुद्रा आएंगे, जो है आचार्य बहुत मुद्रा अच्छे। जो। आप पहले खुद हाँ करके देखिएगा तो आपको क्या दोनों में अच्छा। डिफरेंस समझ आएगा कि प्रेशर कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है ना। तो फिर आप गाइड अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग जितने भी अर्हम वाले हैं तो वो पांचों मुद्राओं को पहले अलाइंड बॉडी में करके देखिएगा तो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अब हमको टर्न करना है तो नॉर्मल ऐसे हम गर्दन रख के ये टर्न करेंगे। तो इसमें देखिए ये जो मेरी चिन है ये शोल्डर के पास आ रही है, दिख रहा है आपको? ठीक है, और ये कम घूम पा रही है। शोल्डर मेरा यहाँ है, चिन यहाँ तक आई और हमको यहाँ पर एक प्रेशर फील हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा है, साइड में नहीं हो रहा है, पीछे हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम अलाइन करेंगे जब और फिर टर्न करेंगे तो देखिए मेरी चिन देखो बिल्कुल शोल्डर के इक्विवेलेंट आ गई लगभग, मतलब दोनों शोल्डर और चिन पूरी एक लाइन में दिख रही है। और जो प्रेशर है वो इस साइड ज्यादा आएगा, जिस साइड मसल श्रिंक हो रहा है। राइट, तो ये जो हम दोनों साइड टर्निंग है तो इस तरह से लेफ्ट साइड टर्निंग, वापस सेंटर
और फिर राइट साइड टर्न। अब इसी में जब हम साइड बेंड करेंगे तो उसका भी आप डिफरेंस देखिए कि हम नेक को इस तरह छोड़ दे रहे हैं, कर लीजिए आप लोग फिर पता। देखिए साइड बेंड करेंगे तो हमने ये देखिए डाउन है चिन अभी, और धीरे धीरे साइड बेंड किया तो फेस भी थोड़ा सा इस साइड हो गया है और ये कान पीछे चला गया है। ये शोल्डर है, यहाँ पर कान है, तो ये कान पीछे की ओर चला जाता है थोड़ा सा। और जब हम यही अलाइंड करके करेंगे और उसके बाद करेंगे तो ये जो टिप है, नोज टिप है, ये बिल्कुल सामने है ये, और ये साइड में कान के नीचे से लेके ये पूरी स्ट्रेचिंग आएगी। और इस हाथ को जब हम धीरे धीरे ऐसे खोल लेंगे साइड में स्ट्रेट कीजिए दूसरा हाथ, जिस साइड आप अगर बाई साइड झुके हैं तो दाहिने हाथ को साइड में स्ट्रेच कीजिए सामने, ठीक है। अब जो दीवार से सट के बैठे वो हाथ को दीवार से सटा लें पूरा, ठीक है। अब हमको इसकी बेंडिंग थोड़ी सी बढ़ानी है। तो साक्षी जी आपका सही नहीं है, आपका फेस ऐसा ऊपर जा रहा है, सामने आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड फ्री है, ठीक है, लेफ्ट हैंड को साइड से मोड़ के लाते हुए इस तरह से रखेंगे और स्लाइडली पुश करेंगे। देखिए यहाँ पर पूरे जो ये ट्रेपेजियम और डेल्टाइड मसल्स हैं उसमें जबरदस्त स्ट्रेचिंग आएगी। फिर वापस आ जाएं, अपोजिट साइड जाएं। अभी आपने लेफ्ट साइड ट्विस्ट किया है, पुश उतना ही करना है जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। अब आप जब ये काम कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो ये पोजीशन तो आपकी ऐसी है, ये अभी ऐसी पोजीशन किए हुए हैं आप। अब जो हाथ आपका ये वाला हाथ जो स्ट्रेट है, इसको जमीन से 60 या 45 डिग्री पे मैनेज कर लें, स्लाइडली नीचे कर लें कि आपके शोल्डर और जमीन उनके बीच में आ जाए। स्ट्रेचिंग बढ़ गई। श्वेता दिल्ली, हाथ को थोड़ा और नीचे करो, स्ट्रेट जो हैंड है उसको थोड़ा और नीचे करो, बस वापस आ जाएं धीरे धीरे। स्ट्रेचिंग बढ़ गई काफी, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, साइड बेंड, ठीक है। अब ना बहुत बार एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम माइक्रो एक्सरसाइज कराते हैं ना तो लोग बोलते हैं बोर हो गए, एक सी एक्सरसाइज कराते हैं आप, है ना। तो उनको हमेशा ये चीज बोलिए कि भाई ये चीज हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बॉडी फिट हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि नहीं मुझे तो इस टैबलेट का कलर अच्छा लग रहा तो मैं ये लूंगी। वो जो देते हैं वो आप लेते हैं। और अगर वो बोलते हैं कि जैसे सपोज बीपी है, थायराइड है, उसकी जब तक आप कोई भी व्यक्ति जीवित है तब तक वो कंटिन्यूशन में वो मेडिसिन लेता है, तो वो ये नहीं बोलता बोर हो गया। क्लियर हुआ सभी को। अब हम आते हैं नेक रोटेशन थोड़ा अवॉइड करिए, जो कर सकते हैं उनको कराइए, नहीं तो नेक रोटेशन में कई बार लोगों को ऐसा चक्कर आने लगता है तो उसको अवॉइड करिए। अब हमारी रह गई है फ्रंट बेंडिंग, ठीक है। अब फ्रंट बेंडिंग को सबसे पहले चेस्ट को डाउन करिए, सिर को आगे की तरफ हल्का सा झुकाइए और सामने की तरफ झुका लीजिए और फील कीजिए कहाँ कहाँ आपका प्रेशर आ रहा है। विदाउट अलाइंड हुए करिए, वो इसलिए जिससे आप जब अकेले में करें तो आप प्रेशर से समझ पाए कि कहाँ पर मैं सही कर रही हूँ, कहाँ मैं गलत कर रही हूँ। वापस आ जाएं। आपने फील किया आपके ये साइड में प्रेशर आया होगा, ये मसल्स खिंची होंगी, ये साइड में आपका खिंचाव आया होगा सभी का। थम्स अप करके बताएं मुझे, यस और नो।